हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ हिमांग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे घटना चक्र टू सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर की सीरीज चला रहे हैं उसी के अंतर्गत आज हम लोग सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। साथियों, यहाँ पर एक लोकोक्ति दी गई है, उसका जो है आपको सही अर्थ बताना है। लोकोक्ति है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। ऑप्शन नंबर बी है, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो। ऑप्शन नंबर डी है, सदैव मीठी बात ही बोला करो। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ हो जाएगा, ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। साथियों, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको एक वचन जो है उसको पहचानना है। एक वचन शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन नंबर ए है प्राण, ऑप्शन नंबर बी है दर्शन, ऑप्शन नंबर सी है ओठ और ऑप्शन नंबर डी है तेल। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेल। तेल जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है और दर्शन, प्राण, ओठ जो है ये बहुवचन में भी प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरम का संधि विच्छेद है। मनोरम का संधि विच्छेद है। आपके ऑप्शन है मनः प्लस ओरम, ऑप्शन नंबर बी है मन प्लस रम, ऑप्शन नंबर सी है मनो प्लस रम, ऑप्शन नंबर डी है मनः प्लस रम। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनः प्लस रम। मनोरम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः प्लस रम। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती हैं। संधि जो साथियों है 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है, आपके ऑप्शन नंबर ए है जो जन्म से अपंग हो, ऑप्शन नंबर बी है जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, ऑप्शन नंबर सी है जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, ऑप्शन नंबर डी है जो जन्म से कुरूप हो। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसको क्या कहते हैं, उसको अंत्यज कहते हैं। इसके लिए जो अंत्यज शब्द के लिए सही अर्थ हो जाएगा जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। तो यहाँ पर साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर से फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार कहलाता है। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है अस्त्र, ऑप्शन नंबर बी है आयुध, ऑप्शन नंबर सी है शस्त्र, ऑप्शन नंबर डी है तलवार। साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्त्र। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो है वो अस्त्र कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अन्य हथियार जो हैं जो दूर से फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे मिसाइल हो गया, हथगोला हो गया, यह जो है दूर से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार हैं। और शस्त्र क्या होता है, शस्त्र वह हथियार होते हैं जो हाथ में थाम कर चलाए जाते हैं। जैसे तलवार जो है एक शस्त्र है, क्या है, शस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटिल का विलोम है। साथियों, यहाँ पर आपको कुटिल का विलोम बताना है। आपके ऑप्शन है, ए नंबर है जटिल, ऑप्शन नंबर बी है रूढ़, ऑप्शन नंबर सी है सरल, ऑप्शन नंबर डी है वक्र। इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल। कुटिल का विलोम हो जाएगा सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन नंबर ए है अश्व, ऑप्शन नंबर बी है सैंधव, ऑप्शन नंबर सी है घोटक, ऑप्शन नंबर डी है यातुधान। साथियों, यहाँ पर बताना है कि घोड़ा का कौन सा शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यातुधान। यातुधान जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। यातुधान जो है वो दानों का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, दानों का पर्यायवाची है। यातुधान के अन्य पर्यायवाची हैं असुर, दनुज, दैत्य, निशिचर, निशाचर
और राक्षस। अश्व, सैंधव और घोटक जो हैं ये सब घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। साथियों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। आपके ऑप्शन है कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर बी है भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी है कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य कहाँ पर होता है? क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। भाववाच्य जो है क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें जो है वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है लोइक, ऑप्शन नंबर बी है किक, ऑप्शन नंबर सी है अक, ऑप्शन नंबर डी है इक। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इक। लौकिक में जो है इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय से अन्य शब्द जो बनते हैं जैसे हो गया साप्ताहिक, राजनैतिक, मासिक जो है ये सब इक प्रत्यय से शब्द बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। साथियों इन शब्दों में से आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। आपके ऑप्शन है डिबिया, ऑप्शन नंबर बी है दात्री, ऑप्शन नंबर सी है खटमल, ऑप्शन नंबर डी है जीभ। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खटमल। खटमल जो है कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है और यह सभी शब्द जो हैं वो जीभ हैं। जीभ नहीं स्त्रीलिंग शब्द है। जीभ कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। दात्री जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। डिबिया भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी शब्द में समास है। साथियों आपको बताना है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी है द्विग, ऑप्शन नंबर सी है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। कौन सा समास है इसमें? बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास। बैल की गाड़ी क्या हो जाएगा? बैल की गाड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। बैलों से चलने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? बैलगाड़ी कहते हैं। जिसका समास विग्रह हो जाएगा बैल से चलने वाली गाड़ी। बैलगाड़ी का अगर समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? बैल से चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह शब्द का विशेषण है। साथियों यहाँ पर आपको बताना है उत्साह शब्द का विशेषण कौन सा शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए है अतसाह, ऑप्शन नंबर बी है उत्साहित, ऑप्शन नंबर सी है उत्साव, ऑप्शन नंबर डी है उत्साही। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्साहित। उत्साह शब्द का विशेषण हो जाएगा उत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। साथियों यहाँ आपको बताना है कि हिंदी की जो है वो कितनी उपभाषाएं हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इस प्रकार से हिंदी की टोटल 5 उपभाषाएं हो गई। कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लीन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। साथियों आपको यहाँ पर बताना है कि इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी है रूपक अलंकार। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। इस पंक्ति में जो है यमक अलंकार है जहां पर जो है बेन बेन शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। किस शब्द का? जहां पर शब्द को 2 बार प्रयोग होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है?
यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। आपके ऑप्शन नंबर ए है संबंध, ऑप्शन नंबर बी है उद्यत, ऑप्शन नंबर सी है उद्रत, ऑप्शन नंबर डी है प्रबुद्ध। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्यत। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। उद्यत का अर्थ होता है तैयार रहना। क्या होता है अर्थ उद्यत का? उद्यत का अर्थ होता है तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अब जो है गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, तो आइए पढ़ते हैं पहले गद्यांश को। गद्यांश है, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्याय भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंस वह फंसा रहता है। साथियों अब जो है गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? साथियों आपको बताना है कि उपयुक्त गद्यांश जो है उसका सही शीर्षक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है भीड़ का मोटर, ऑप्शन नंबर बी है भीड़ और दफ्तर, ऑप्शन नंबर सी है भीड़ की शक्ल, ऑप्शन नंबर डी है भीड़ में कवि। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीड़ की शक्ल। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीड़ की शक्ल। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ से मुक्ति का उपाय है। भीड़ से मुक्ति का उपाय है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है भीड़ में अपनी शक्ल देखना, ऑप्शन नंबर बी है भीड़ में खो जाना, ऑप्शन नंबर सी है भीड़ में कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी है भीड़ से दूर रहना। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीड़ में अपनी शक्ल देखना। भीड़ से मुक्ति का उपाय है भीड़ में अपनी शक्ल देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ किसके लिए रुकावट है? भीड़ जो है वो किसके लिए रुकावट है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बस में चलने वालों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है मोटर में चलने वालों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है दौड़ने वालों के लिए, ऑप्शन नंबर डी है पैदल चलने वालों के लिए। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोटर में चलने वालों के लिए। भीड़ किसके लिए रुकावट है? तो भीड़ जो है मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जनता के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है विरोधियों के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी है भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी है सरकार के विरुद्ध। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। भीड़ का इस्तेमाल जो है भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है नेता, ऑप्शन नंबर बी है सरकार, ऑप्शन नंबर सी है पूंजीपति, ऑप्शन नंबर डी है सत्ताधारी। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्ताधारी। भीड़ का इस्तेमाल सत्ताधारी करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समाज सेवा, ऑप्शन नंबर बी है सिनेमा, ऑप्शन नंबर सी है विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है साहित्य। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला के लेखक हैं। साथियों आपको बताना है मधुशाला के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए है निराला, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी है बच्चन, ऑप्शन नंबर डी है जयसी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की जो है रचना है। कौन? मधुशाला। मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगर हरिवंश राय बच्चन की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो है मधुकलश, निशा निमंत्रण, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं का, याद करूं जो है इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के सामान्यतः कितने गुण होते हैं? काव्य के जो है सामान्यतः कितने गुण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 3। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। काव्य के जो है 3 गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सांप्रदायिकता, ऑप्शन नंबर बी है सांप्रदायिकता, ऑप्शन नंबर सी है सांप्रदायिकता, ऑप्शन नंबर डी है सांप्रदायिकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिकता। क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, है रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इन पंक्तियों में जो है कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्तियों में आपको बताना है साथियों कौन सा रस है। आपके ऑप्शन है शांत रस, ऑप्शन नंबर बी है संयोग श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी है करुण रस, ऑप्शन नंबर डी है वियोग श्रृंगार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस। उपयुक्त पंक्तियों में जो है करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। करुण रस कहाँ होता है? जहाँ अत्यंत दुखद जो है घटना का वर्णन किया जाता है वहां पर करुण रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साथियों आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, ऑप्शन नंबर बी है बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, ऑप्शन नंबर डी है बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। यह जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदगति में शब्द समास हो सदगति में शब्द में जो है समास होगा। सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी है अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु समास। साथियों यहाँ आपको बताना है सदगति में कौन सा समास होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है। साथियों यहाँ आपको बताना है अधिमानता शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आ, ऑप्शन नंबर बी है अध, ऑप्शन नंबर सी है अधि, ऑप्शन नंबर डी है ता। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधि। अधिमानता में
अधि उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानना है। मुहावरे और अर्थ दिए गए हैं जोड़े में, उनमें से जो एक जोड़ा है जिसका अर्थार्थ उसमें मुहावरे का अर्थ जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो वही जोड़ा जो है आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है अपने पैरों पर खड़ा होना, जिसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। ऑप्शन नंबर बी है आँच ना आने देना, अर्थ लिखा है जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना। ऑप्शन नंबर सी है आसन डोलना, जिसका अर्थ है विचलित ना होना। ऑप्शन नंबर डी है आसमान टूट पड़ना, जिसका अर्थ है गजब का संकट पड़ना। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसन डोलना, जिसका अर्थ होता है विचलित होना, और यहाँ पर क्या लिखा है विचलित ना होना। यह जो है जोड़ा मिलान की दृष्टि से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है चश्म, ऑप्शन नंबर बी है चस्क, ऑप्शन नंबर सी है चस्क, ऑप्शन नंबर डी है चषक। इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चषक। मदिरा पीने का प्याला वाक्य के लिए वाक्यांश हो जाएगा चषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर ए है अकाम, ऑप्शन नंबर बी है अकाज, ऑप्शन नंबर सी है अकारथ, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकाज। अकार्य शब्द का तद्भव रूप होता है अकाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है उनके, ऑप्शन नंबर बी है बिना, ऑप्शन नंबर सी तुम, ऑप्शन नंबर डी कुछ। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिना। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, बिना जो है संबंध बोधक शब्द है। कैसा शब्द है वाक्य में? बिना शब्द जो है वाक्य में संबंध बोधक का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। साथियों आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा काल जो है प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी है संभाव्य वर्तमान काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में कौन सा काल है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि वाक्य जो है इसमें काम जो है पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? साथियों आपको बताना है किस वाक्य में जो है संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर ए है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, ऑप्शन नंबर बी है राम घर पर सो रहा है, ऑप्शन नंबर सी है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ऑप्शन नंबर डी है निसार खेलता है। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। वाक्य में जो है संप्रदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? साथियों आपको बताना है किस वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है राम और श्याम भाई हैं, ऑप्शन नंबर बी है राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, ऑप्शन नंबर सी है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, ऑप्शन नंबर डी है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी जो है वाक्य में विशेषण है। और शब्द जो है इसमें विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कौन सा शब्द? और शब्द जो है वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा का संबंध किस उपबोली से है? साथियों आपको बताना है आल्हा का संबंध जो है वो किस उपबोली से है। ऑप्शन नंबर ए है बनाफरी, ऑप्शन नंबर बी है ढूंढाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है खलटाही, ऑप्शन नंबर डी है अंतर्वेदी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनाफरी। आल्हा का संबंध जो है वो बनाफरी उपबोली से है।
आल्हा जो है बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो बुंदेली बोली में गाया जाता है। और बुंदेली की उपबोली जो है बनाफरी है। कौन सी है? बनाफरी जो है एक बुंदेली की उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? साथियों को बताना है पराजय एवं माला के लिए कौन सा एक जो है शब्द समानार्थी के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जय, ऑप्शन नंबर बी है जीत, ऑप्शन नंबर सी हार, ऑप्शन नंबर डी गला। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार। जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो क्या कहते हैं? पराजय हो गई। और गले में पहनने वाले हार को क्या कहते हैं? माला कहते हैं। जो औरतें गले में हार पहनती हैं उसको माला कहा जाता है। और जब कोई व्यक्ति पराजित हो जाता है तो क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो है हार गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।